हेलो गाइस, वेलकम टू बीरेंद्रा फाइनेंस। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हॉसिल कहते हैं कि पैसों के कुछ रूल्स होते हैं जो कि सिर्फ ब्रिलियंट लोगों के पास नहीं रहते, बल्कि जो इन्हें सीखता और समझता है उनके पास ही रहते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 6 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें यदि आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहला रूल है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स जब सिर्फ 13 साल के थे तब उन्हें एक क्लासमेट मिला, पॉल एलन, जो कि आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर भी बने। पॉल एलन और बिल गेट्स बचपन से ही अपने स्कूल कंप्यूटर से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, इसीलिए दोनों की जोड़ी बन गई। उस टाइम पर कंप्यूटर्स भी बहुत ही नए और रेयर थे, सभी स्कूल्स के पास कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन लेक साइड स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल था जहां पर कंप्यूटर्स लगाया गया था, और ये एग्जैक्ट पीरियड था 1968। इस टाइम पीरियड में पूरी दुनिया में 303 मिलियन चिल्ड्रंस थे जो कि हाई स्कूल में जाने लायक थे। इनमें से 18 मिलियन बच्चे यूएस में रहते थे, जिनमें से 2,70,000 बच्चे वाशिंगटन स्टेट्स में रहते थे, 1 लाख सियाटल एरिया में थे और सिर्फ 300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे। यानी कि 1968 में 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स के पास ही यह अपॉर्चुनिटी थी कि वो कंप्यूटर्स पर काम कर सके, यानी कि वंस इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी। और उन 300 बच्चों में से बिल गेट्स भी एक बच्चे थे। बिल गेट्स खुद ये मानते हैं कि यदि वो लेक साइड स्कूल में नहीं पढ़ते या वहां पे कंप्यूटर्स ना होते तो माइक्रोसॉफ्ट भी कभी ना बन पाता। गाइज, ये तो थी एक सक्सेसफुल स्टोरी, लेकिन क्या आपको केंट इवंस की स्टोरी के बारे में पता है? केंट भी उन 300 बच्चों में से एक थी जो कि लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स के साथ पढ़ रही थी। केंट और बिल गेट्स 8th स्टैंडर्ड तक एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे। अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स, केंट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और दोनों ने मिलकर स्कूल के एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को भी बड़े ही आसानी से बना दिया था, और दोनों कंप्यूटर के फ्यूचर को लेकर अक्सर बातें करते रहते थे। बिल गेट्स तो ये भी कहते हैं कि मुझे केंट का फोन नंबर अभी तक याद है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सबको केंट का नाम नहीं पता, क्योंकि हुआ ये था कि माउंटेनियरिंग करते वक्त केंट की डेथ हो गई थी। और गाइज, 1 मिलियन लोगों में से एकमात्र व्यक्ति ही माउंटेनियरिंग के दौरान मरता है, और अनफॉर्चुनेटली वो इंसान केंट एलन थी। यानी कि बिल गेट्स और केंट दोनों के लिए लक ने काम किया था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि कई बार फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो भी हमारे लिए काम करती है, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उस पर फोकस करना है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा रूल है दुनिया का 8वां अजूबा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। गाइज, वारेन बफेट के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है, और हर कोई ये भी मानता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर हैं। जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस टाइम पे इनका टोटल नेटवर्थ है $118.4 बिलियन, जिसमें से 99.99% वेल्थ यानी करीब 118 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कमाए हैं अपने 50 साल की उम्र के बाद, और उसमें से भी 115 बिलियन डॉलर्स उन्होंने तब कमाए जब मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र के बाद। वारेन बफेट ने इन्वेस्टिंग सिर्फ 11 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था। एट द एज ऑफ 30 उनके पास $1 मिलियन थे। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यदि वो 20 की एज में कुछ और करने के बारे में सोचते, तब 30 की एज में उनके पास सिर्फ $25,000 ही होते, और यदि एक नॉर्मल इंसान की तरह 60 की एज में रिटायरमेंट ले लेते, तो यदि हम उनका नॉर्मल 22% का रेट ऑफ रिटर्न भी लेते हैं तो भी उनके पास सिर्फ $11.9 मिलियन ही होते, यानी कि अभी के नेटवर्थ से 99.99% से भी बहुत कम पैसे। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आपको जिम साइमंस के बारे में पता है? यदि नहीं पता तो बेसिकली ये एक हेज फंड के हेड हैं। इन्होंने 1988 से एनुअली 66% के एवरेज रेट से पैसों को कंपाउंड किया है, जबकि वारेन बफेट ने सिर्फ 22% के रेट से कंपाउंड किया है। फिर भी इस टाइम पे जिम साइमंस की टोटल नेटवर्थ है $28.3 बिलियन, यानी कि वारेन बफेट से ऑलमोस्ट 76% कम। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन भी है कंपाउंडिंग। जिम साइमंस ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था 50 की उम्र से, लेकिन वारेन बफेट ने सिर्फ 11 की उम्र से। इसीलिए जिम साइमंस के पास वारेन से आधा से भी कम टाइम था पैसों को कंपाउंड करने के लिए। यदि जिम साइमंस को भी वारेन की तरह 70 साल मिल जाते पैसों को ग्रो करने के लिए, और यदि उनके पैसे एनुअली 66% के एवरेज रेट से कंपाउंड होते रहते, तो जिम साइमंस का टोटल नेटवर्थ 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 740
$148 मिलियन एंड $200,000 होता। अब ये नंबर्स देखकर डरना मत, इतना पैसा पूरी दुनिया में भी नहीं है। उसके बाद तीसरा रूल है फ्रीडम। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो हर किसी के लिए अलग है, लेकिन हर इंसान एक चीज हमेशा चाहता है और वो है लाइफ में कंट्रोल और ढेर सारा पैसा। क्योंकि पैसा हमें लाइफ में कभी भी कुछ भी करने की आजादी देता है। थोड़े बहुत पैसे भी हमें फ्रीडम दे सकते हैं। कुछ दिन अपने काम से छुट्टी लेकर कहीं अच्छे डेस्टिनेशन पे हम घूमने चले जाएं, या फिर यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो भी हम पे ज्यादा बोझ नहीं पड़ने देता। यदि हमारे पास थोड़े और पैसे हैं तो हम वेट कर सकते हैं उस जॉब की जो हमें चाहिए, अदरवाइज हमें वो जॉब करना पड़ जाएगा जो हमें सबसे पहले मिलेगा। लेकिन यदि हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो हमें अपने बॉस से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 6 महीने में हम कोई दूसरी अच्छी सी जॉब ढूंढ ही लेंगे। बट यदि थोड़े और पैसे हैं तो हम अपने वर्किंग टाइम को कम करके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि शॉर्टकट में कहें तो पैसों से हम अपना कुछ टाइम फ्री कर सकते हैं, और यही हमारा गोल होना चाहिए। कंफर्टेबल लाइफ चाहिए एंड लाइफ में कंट्रोल चाहिए, ना कि हमें शो ऑफ करके लोगों को ये दिखाना है कि लाइफ में हमने कुछ बड़ा अचीव किया है। नेक्स्ट रूल है मैन इन द कार पैराडॉक्स। ऑथर मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि जब वो होटल्स में काम करते थे तो वहाँ बहुत सारे लोग लैम्बोर्गिनी एंड रोल्स रॉयस जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया करते थे। ऑथर हमेशा उन गाड़ियों को देखते, लेकिन जस्ट इमेजिन उन्होंने कभी भी उस गाड़ी में बैठे इंसान को नहीं देखा। जबकि हमारा ऐसा माइंडसेट होता है कि जब भी हम कार खरीदते हैं तो सोचते हैं कि लोग हमें देखें, ना कि कार को। ऑथर कहते हैं कि हमें लगता है कि नई कार, महंगे कपड़े, रोलेक्स की घड़ियां खरीदने से लोगों को ये प्रूव कर देंगे कि हम अमीर हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन सच ये है कि जिस प्रकार हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पैसों से, बस हमें ये लगता है कि हमें भी उतने ही पैसे कमाने हैं, उसी प्रकार दूसरों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे महंगे महंगे गैजेट से। सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव घर और कार चाहिए, लेकिन यकीन मानिए कि ये सब आपको नहीं चाहिए, बल्कि आपको दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट और नोटिस चाहिए, और बस इसीलिए आप फालतू का शो ऑफ करना चाहते हो। रूल नंबर 5, सेव मनी। अब मान लीजिए कि इस टाइम पर आपका और मेरा नेटवर्थ सेम है, लेकिन आप मुझसे बेहतर इन्वेस्टर हैं। मैं सिर्फ 10% का एनुअल रिटर्न ले सकता हूं, बट आप 15% का। लेकिन मान लीजिए कि मैं पैसों को थोड़ा बेटर मैनेज कर सकता हूं और मुझे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसे चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी वेल्थ और इनकम बढ़ती है, आपका खर्चा भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जाता है। तो गारंटीड है कि फ्यूचर में मेरा वेल्थ आपसे ज्यादा होगा, भले ही आप मेरे से बेहतर इन्वेस्टर हैं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वेल्थ इंक्रीज करने में इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर सेविंग है। उसके बाद लास्ट एंड रूल नंबर 6 है वेल्थ इज द मनी दैट यू कांट सी। ऑथर हमेशा होटल में एक आदमी को देखते थे जो अपनी लिमोजीन में बैठकर और एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर आता था। सब लोग उसे काफी अमीर और स्मार्ट समझते थे, लेकिन एक दिन वो पुरानी कार में आया तो उस दिन ऑथर ने उनसे पूछा, तुम्हारी लिमोजिन कहाँ गई? तो इस पर उस इंसान ने बताया कि मैंने 90 लाख का लोन लिया था उस कार के लिए, जो कि डिफॉल्ट हो गया, इसीलिए कंपनी वाले उस कार को ले गए। तो इस पर ऑथर कहते हैं कि जब भी हम लोगों को 80-90 लाख की कार चलाते हुए देखते हैं तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि उनके पास इतने पैसे हैं, बल्कि ये पता चलता है कि जितने पैसे उनके पास पहले से थे उसमें से 80-90 लाख कम हो गए, या फिर इतने का लोन उसके ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, जब भी लोग ये कहते हैं कि हमें मिलियनियर बनना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, बल्कि वो 8 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। जबकि वेल्थ वो कार है जो हमने कभी खरीदा नहीं, वो बंगलो है जो हमने कभी खरीदा नहीं, वो वॉचेस हैं जो हमने कभी पहने नहीं। ऑथर कहते हैं कि जो रियल वेल्थ है वो हमेशा छुपी रहती है। आप खुद ही सोचो कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, क्या वो उस पैसे को कभी किसी को दिखाता है? इसीलिए हमें भी वेल्थ बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि शो ऑफ पर। तो गाइज, ये थे वो 6 रूल्स जिन्हें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब